प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय पॉलिटिकल साइंस के लिए दुमका जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संग्रह करके उसका जीरोक्स करा के बच्चों को वितरित किया था। उसी से आप लोगों को यह वीडियो बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1945 में। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में। अप्रैल 1949 में निम्नांकित में कौन सा संगठन बनाया गया था? तो नाटो। दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? तो कम्युनिस्ट देश। शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? 1990। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? तो फरवरी 1991। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध से। निम्नांकित में कौन सा देश स्वेन पार्टी अलियांस में नहीं था? तो हो जाए श्रीलंका। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत व पाकिस्तान। दक्षेश मतलब सार्क की स्थापना कब हुई? 1985। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? हेग में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 में। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो यहाँ हो जाएगा खतरे से मुक्त रहना, दूसरा को सहयोग करना, खतरा मंडराना। तो यहाँ पर हो जाएगा खतरा मंडराना। किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया था? तो यहाँ आपका व्यापक परीक्षण संधि। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 जून को। वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है? तो वैश्विक सुरक्षा। भारत में नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो 1991 में। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो राजा हरि सिंह ने। लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया का संबंध किससे है? तो यहाँ हो जाएगा अमूल से। वार्सा पैक्ट नामक संगठन निम्नांकित में किस देश के द्वारा बनाया गया था? तो सोवियत संघ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो बेलग्रेड में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लागू किया गया था? तो अनुच्छेद 352। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, यह नारा किस आंदोलन का है? तो बिहार छात्र आंदोलन। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किस नेता ने दिया? तो D.K. बरुआ ने। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? महाराष्ट्र में। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। चिपको आंदोलन से किसका संबंध है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का। भारत के किस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा सक्रिय है? तो झारखंड। निम्नांकित में कौन राज्य उत्तरी पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो उत्तराखंड। मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रमंडल। और यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, नाटो संगठन के 4 देशों के नाम बताइए। तो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और नॉर्वे। ये सभी पश्चिमी यूरोपीय देश हैं। शॉक थेरेपी क्या है? तो साम्यवाद के पतन के बाद रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक
खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया है। मार्शल योजना क्या थी? यह योजना अमेरिकी विदेश मंत्री के नाम पर मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस योजना के फलस्वरूप बहुत कम समय में यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति युद्ध पूर्व स्तर पर बढ़ गई। आने वाले वर्षों में पश्चिमी यूरोपीय देशों की व्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ। फरक्का समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ? तो फरक्का समझौता 6 नवंबर 1977 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत ने जिन 3 चुनौतियों का सामना किया उनके नाम बताएं। तो विविधताओं के बीच एकता स्थापित करना, लोकतंत्र की स्थापना करना तथा भारत को विकास के रास्ते पर अग्रसर करना। शीत युद्ध का क्या अर्थ है? तो सशस्त्र युद्ध तो नहीं अपितु शांतिपूर्ण युद्ध की स्थिति। दलित पैंथर क्या है? तो दलित पैंथर दलित युवाओं का एक संघर्षशील संगठन था जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था। यह 1972 में बना है। अब यहाँ से लघु उत्तरीय है आपका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का वर्णन करें, अथवा गुटनिरपेक्ष भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है, वर्णन करें। भूमिका किसी भी महाशक्ति के नियंत्रण या प्रभाव में न रहकर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निर्णय गुण दोष के आधार पर करना गुटनिरपेक्ष है। गुटनिरपेक्ष रहते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय भूमिका निभाई है। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 देश शामिल हुए थे। अब तक इसमें 116 देश शामिल हो चुके हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नेहरू जी का स्थान सर्वोपरि रहा था। उन्होंने निःशस्त्रीकरण का समर्थन और साम्राज्यवाद का विरोध किया। गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन समय समय पर किसी सदस्य देश में होता रहता। 1980 में भारत में अफ्रीका कोष का अध्यक्ष बना। जकार्ता सम्मेलन 1952 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन का मामला उठाया। 11वीं सम्मेलन कार्टेजेना में 1995 में संपन्न हुई। कार्टेजेना घोषणा में आतंकवाद को निंदनीय बताया गया और कहा गया कि हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध होना चाहिए। 9वां है शीत युद्ध के दौरान भारत और रूस के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। आर्थिक, सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। राजनीति, तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों में खासकर सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। सैन्य, भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। संस्कृति, तो हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थी। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना युद्धों को रोकने, आपसी शांति और प्रेम स्थापित करने तथा जन कल्याण के कार्यों के लिए की गई है। आजकल संसार के छोटे बड़े लगभग 185 देश इसके सदस्य हैं। इस संस्था की विधिवत स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इस संस्था का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। स्थापना के उद्देश्य, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, भिन्न भिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, ऊपर दिए गए हितों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न राष्ट्रों की कार्यवाही में तालमेल करना। अगला है तीसरी दुनिया वाले देशों और प्रथम दुनिया वाले विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है? तो तीसरी दुनिया वाले देशों के सामने अनेक समस्याएं हैं। जहां एक और तीसरी दुनिया वाले देश गरीब, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर एशिया और अफ्रीका में 9 स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियाँ यूरोपीय देशों के मुकाबले कहीं अधिक है। एक तो इन तीसरी दुनिया वाले देशों को अपनी पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी। दूसरी बात यह थी कि इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता सता रही थी, जबकि प्रथम दुनिया वाले देशों की
जनता के सामने वैसी अंदरूनी समस्या ना के बराबर थी। वे अंदरूनी एवं बाह्य खतरों का मुकाबला करने में सक्षम थे। प्रथम दुनिया वाले देशों की जनता के सामने सुरक्षा के अपारंपरिक खतरे मौजूद थे। इस प्रकार के खतरे की आशंका से पूरी मानवता सुरक्षा की जरूरत महसूस करती है। प्रथम दुनिया वाले देशों के सामने युद्ध, जनसंहार, आतंकवाद, वैश्विक ताप वृद्धि के खतरे मौजूद है। इस प्रकार के खतरों का मुकाबला अकेले कोई देश नहीं कर सकता। इस प्रकार के खतरों से सुरक्षा के लिए अनेक राज्य परस्पर मिलकर काम करेंगे, तभी इसका निदान हो सकेगा। HIV, एड्स, चिकनगुनिया, एबोला वायरस, हेटा वायरस, हेपेटाइटिस C सुरक्षा के अपारंपरिक पहलू है। प्रथम दुनिया वाले देश इस प्रकार के खतरे से लड़ने में विशेष रूप से सक्षम है, क्योंकि वे संघन संपन्न है। परंतु इस प्रकार की संक्रामक बीमारी से लड़ने के लिए तीसरी दुनिया वाले देशों एवं विकसित देशों को मिलाकर काम करना होगा, तभी दुनिया में उन संक्रामक रोगों को भगाया जा सकता है, अन्यथा कदापि संभव नहीं है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी मुख्य सिफारिश क्या थी। तो आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण यहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1958 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1974 की रेल हड़ताल पर टिप्पणी लिखें। तो पहला पॉइंट है, रेल के महत्व से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। रेल सर्वाधिक महत्वपूर्ण यातायात का साधन माना जाता है। रेल की हड़ताल के फलस्वरूप निश्चित ही बहुत से लोगों का आना जाना दूभर हो जाएगा, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ियों के माध्यम से ही देश में एक जगह से दूसरी जगह सामानों की ढुलाई होती है। दूसरा है, 1974 में रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी और राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था। बोनस तथा सेवा से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया था। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 के मई महीने में हड़ताल पर चले गए। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला। इन हड़ताल से मजदूरों के अधिकार जैसे मामले तो उठे ही, यह सवाल भी उठा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं। सरकार और हड़ताल की समाप्ति। केंद्र सरकार ने इस हड़ताल को असंवैधानिक करार दिया। सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उसने इसके कई नेताओं को गिरफ्तार किया और रेल लाइनों की सुरक्षा से सेना को तैनात कर दिया। ऐसे में 20 दिन के बाद यह हड़ताल बगैर किसी समझौता के वापस ले ली गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मूल्यांकन करें, अथवा नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, इसके क्या उद्देश्य थे, इसके विरुद्ध क्या आलोचना की गई, अथवा नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, इसका नेतृत्व किसने किया। तो लोगों द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है, परंतु सफलता के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध के निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने पर तीखा विरोध भी झेलना पड़ा है। आलोचकों का कहना है कि आंदोलन का अड़ियल रवैया विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को बांध का काम बढ़ाने की हिदायत दी, लेकिन साथ ही उसे यह आदेश भी दिया गया कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास सही ढंग से किया जाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन 2 से भी ज़्यादा दशकों तक चला। आंदोलन ने अपनी मांग रखने के लिए हर संभव लोकतांत्रिक रणनीति का इस्तेमाल किया। आंदोलन ने अपनी बात न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उठाई। आंदोलन की समझ को जनता के सामने रखने के लिए नेतृत्व में सार्वजनिक रैलियों तथा सत्याग्रह जैसे तरीकों का भी प्रयोग किया, परंतु विपक्षी दलों सहित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के बीच आंदोलन की कोई खास जगह नहीं बना पाया। वास्तव में नर्मदा आंदोलन की विकास रेखा भारतीय राजनीति में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दलों के बीच निरंतर बढ़ती दूरी को बयान करती है। उल्लेखनीय है कि 90 दशक के अंत तक पहुँचते पहुँचते नर्मदा बचाओ आंदोलन से कई अन्य स्थानीय समूह और आंदोलन भी आज जुड़े हैं। ये सभी आंदोलन अपने अपने क्षेत्रों में विकास की बृहद परियोजनाओं का विरोध करते थे। इस समय के आसपास नर्मदा बचाओ आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे
समधर्मा आंदोलन के गठबंधन का अंग बन गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर ने किया था। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भारत रूस संबंध की विवेचना कीजिए, अथवा रूस के साथ भारत के बदलते हुए संबंधों की चर्चा करें, अथवा भारत और सोवियत संघ के राजनीतिक संबंधों की विवेचना करें। सबका आंसर यही है कि 1991 के विघटन के फलस्वरूप पृथक हुए 15 गणराज्यों में रूस सर्वाधिक शक्तिशाली और साधन संपन्न था, अतः सुरक्षा परिषद में उसे सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में मान्य किया गया तथा उसे सोवियत संघ का स्थान दिया गया। भारत ने भी रूस के साथ अपने संबंध वही रखे जो सोवियत संघ के साथ थे। 1988 में रूस ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थन किया और स्वागत किया। रूस में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने 1993 में भारत की यात्रा की तथा महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने की सहमति भी हुई। 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 11 संधि हुई। 1998 में भारत द्वारा किए भूमिगत परमाणु परीक्षण की जहां विश्व के अन्य देशों ने निंदा की, वहीं रूस ने इसकी प्रशंसा की तथा इसी समय भारत और रूस में विभिन्न विषयों पर 7 संधियां हुई। रूस ने भारत के सुरक्षा परिषद की सदस्यता के दावे का समर्थन किया। 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध के समय रूस ने पुनः भारत का पक्ष लिया। इस समय भारत और रूस में हवाई युद्ध की सामग्रियों के संबंध में महत्वपूर्ण संधि हुई। 2000 ईस्वी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को रोकना था। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्य दल के गठन का निर्णय भी लिया गया। फरवरी 2002 ईस्वी में भारतीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस तथा रूसी उप प्रधानमंत्री इल्या क्लेबानोव के बीच एक व्यापक सैन्य संधि हुई। इस प्रकार समय के प्रत्येक सोपान पर भारत रूसी संबंध घनिष्ठता की ओर बढ़ता गया। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र विषय पर एक लेख लिखिए, अथवा आंसर है श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। तो पहला है ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्ति 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती न तो सेना की थी और न ही राजतंत्र की। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। आज़ादी के बाद से श्रीलंका उन दिनों सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका की राजनीति का बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। 1983 ईस्वी के बाद उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलेम लिट्टे श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था। इसने तमिल इलेम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की है। श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी है। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की कोशिश की है। 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया और श्रीलंका सरकार और तमिल के बीच रिश्ते समान करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। आखिर में भारतीय सेना के लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गए। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। 1989 में भारत ने अपने शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चरित्र बरकरार है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश युद्धोत्तर देशों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे हैं। श्रीलंका का भविष्य इन्हीं वार्ताओं पर निर्भर करेगा। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। अंदरूनी संघर्ष झंझावातों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रखी है।
फिर अब बिहार आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए एक संक्षिप्त सार लिखें। 1974 के बिहार आंदोलन का वर्णन करें या फिर बिहार आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका का उल्लेख करें। तो प्रस्तावना है, बिहार में आंदोलन शुरू होने से पूर्व उस राज्य में इंदिरा कांग्रेस की सरकार भी यहाँ आंदोलन छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। यह आंदोलन न केवल बिहार तक बल्कि अनेक वर्षों तक राष्ट्रव्यापी, प्रभावशाली और राष्ट्रीय राजनीति का दूरगामी प्रभाव डालने वाला साबित हुआ। बिहार आंदोलन के कारण 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खदानों का अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण व जेपी को बुलावा भेजा। जेपी जब तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन में आ जुड़े। आंदोलन की प्रगति एवं सार। तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। 1974 के बिहार आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। प्रभाव। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश के रोजमर्रा के कामकाज ठप हो जाने का खतरा पैदा हो गया। 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया। टिप्पणी। जो भी हो, जयप्रकाश नारायण बिहार के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जन प्रतिरोधी की रणनीति की आलोचना भी मुखर हुई। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। कहा गया कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए गए थे। इंदिरा गांधी का मानना था कि यह आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है। फिर 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के उदय और विकास पर एक टिप्पणी लिखे। वर्ष 1980 तक देश में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। इसके बाद विभिन्न कारणों से क्षेत्रवाद का विकास हुआ और क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ, जिससे कांग्रेस की शक्ति कमजोर होती चली गई। कांग्रेस की शक्ति कमजोर होने से भाजपा को आगे बढ़ने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा बनाई। इसने गांधीवादी तथा समाजवाद को अपनी विचारधारा में शामिल किया। 1986 के बाद भाजपा ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदू धर्म की रक्षा की दुहाई देते हुए हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। धार्मिक गतिविधियां भाजपा के उद्भव में हमेशा सहायक रही है। 1986 में देश में अयोध्या विवाद पुनः शुरू हुआ। तब फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1988 में फैसला सुनाया गया कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहां पूजा पाठ कर सके। इस पर अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन अपने अपने समुदाय को लामबंद करने लगे। भाजपा ने इसे अपना बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। शिवसेना, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर भाजपा ने गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली, जिसमें भाजपा को भारी जन समर्थन मिला तथा यह एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 8 दिसंबर 1992 को लाखों की संख्या में हिंदू कट्टरपंथियों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गया। इस घटना से धार्मिक ध्रुवीकरण शुरू हुआ। इस ध्रुवीकरण का लाभ भाजपा को 1996 के चुनाव में मिला। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी पूंजीपतियों की पार्टी तथा शहरी पार्टी की छवि को सुधार कर ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जनाधार बनाया, किसानों के हित को अपने कार्यक्रम में शामिल किया। इस प्रकार आपातकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी एक व्यापक विचारधारा वाली पार्टी बनी। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का परीक्षण करें।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, राज्यों के आपसी झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कायम करना है। राजनीतिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय विवादों तथा समस्याओं का शांतिपूर्ण निपटारा करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम करना। विश्व शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किए और वह अपने प्रयासों में काफ़ी हद तक सफल भी रहा, क्योंकि शीत युद्ध को समाप्त करने और तीसरे विश्व युद्ध को शुरू न होने देने में महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ की है। विश्व में शांति स्थापित रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनमें से मुख्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है। कोरिया की समस्या। तो 1950 ईस्वी में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध को रोकने के लिए 16 राष्ट्रों की सेनाएं उत्तरी कोरिया में प्रतिरोध के लिए भेजी। भारत के सैनिकों ने भी इस कार्रवाई में भाग लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता करते हुए दोनों देशों में युद्ध को समाप्त करवाया और दोनों देशों को युद्ध बंदियों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर है स्वेज नहर की समस्या। जुलाई 1965 ईस्वी में मिस्र ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी। इसके राष्ट्रीयकरण से इंग्लैंड और फ्रांस को बहुत अधिक हानि होने का भय था, अतः उन्होंने स्वेज नहर पर अपना अधिकार जमाने के उद्देश्य से इजराइल द्वारा मिस्र पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को बंद कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी प्रयास किए। इन प्रयासों में भारत ने भी पूरा सहयोग दिया और यह युद्ध बंद हो गया। भारत पाक युद्ध। 1965 ईस्वी में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस युद्ध को समाप्त करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह युद्ध जनवरी 1966 ईस्वी में ताशकंद संधि के साथ समाप्त हुआ। खाड़ी युद्ध। 1991 ईस्वी में खाड़ी युद्ध के प्रारंभ होने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तुरंत अपनी बैठक बुलाई और वहां पर शांति स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार खाड़ी युद्ध को समाप्ति में संयुक्त राष्ट्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयास। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में महासंघ और सुरक्षा परिषद दोनों के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वह निःशस्त्रीकरण के लिए कार्य करे। संयुक्त राष्ट्र ने निःशस्त्रीकरण को लागू करने और विध्वंसक परमाणु हथियार पर पाबंदी लगाने के लिए समय समय पर कई सम्मेलन बुलाए हैं तथा कई प्रस्ताव पास किए हैं। संयुक्त राष्ट्र को निःशस्त्रीकरण के प्रयासों में भारत का सहयोग भी प्राप्त हुआ है और यह काफ़ी हद तक शस्त्रों के प्रसार को रोकने में सफल रहा है। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दुमका जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।